हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं लाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी होंगे स्वस्थ, खुश, प्रसन्न और एकदम से स्वस्थ होकर, खुश होकर वीडियो देखने बैठ गए होंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे एक सवाल किया था, अभी भी करूंगी कि बताइए कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय के पाठों को देखकर, वीडियो को देखकर मुझे अपने विचार जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर सभी कमेंट कीजिएगा कि क्या आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई हिंदी आ गई है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। बहुत अच्छी बात है। जब आपके कमेंट्स मुझे मिलेंगे तो मैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ूंगी और साथ ही साथ उत्तर दूंगी जरूर। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तिका किसलय के 7 पाठ पूरे कर लिए हैं। 7 पाठ, ठीक है ना। आज मैं लेकर आई हूं 8वां पाठ। नाम क्या है? ठेस। क्या आपने ये ठेस शब्द सुना है? लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। ठेस शब्द सुनते ही ऐसा लग रहा है जैसे मन में कोई ठेस लग गई हो। ठेस लगना मतलब मन को बड़ी ठेस पहुंची है। अब कैसी ठेस, क्या ठेस, कौन है ठेस, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो मेरे साथ आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहना ताकि आपको सब कुछ समझ में आए कि फणीश्वर नाथ रेणु जी ने क्या मतलब किस आधार पर इस पाठ की रचना की। अब चलो हम चलते हैं लेखक परिचय की ओर और जाने कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और उनकी रचनाएं किस तरह की थी। क्या वे सिर्फ कविताएं या कहानियां ही लिखते थे या उन्होंने फिल्मों के लिए भी पटकथाएं लिखी। फणीश्वर नाथ रेणु एक जाना माना नाम, जिन्होंने न केवल कहानियां या नाटक बल्कि फिल्मों के लिए पटकथाएं भी लिखी। पटकथा का अर्थ समझते हो? पट कथा, पटकथा। पट का अर्थ होता है पर्दा और कथा का अर्थ होता है कहानी। पर्दे के लिए कहानी ही पटकथा कहलाती है। अर्थात जब किसी फिल्म के लिए कहानी, कथा लिखी जाती है तो उसको पटकथा कहते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी पटकथाएं भी लिखते थे। तीसरी कसम एक फिल्म थी। तीसरी कसम, यदि आपने नाम सुना हो, उसके लेखक भी फणीश्वर नाथ रेणु हैं, जिसमें वो गाना था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, है ना। धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े उजले, ऐसा था। काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, जिसमें लगाया जवानी का खेला, गुपचुप तमाशा देखे, वाह रे वाह खुदाई, काहे को दुनिया बनाई। और भी बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध गाने हैं। तो तीसरी कसम, जिसमें राज कपूर जी, मेरा नाम जोकर मूवी देखी है, उसके गाने आते हैं, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। राज कपूर जी ने उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी और बहुत ही इसके सुपर डुपर गाने जो है ना विश्व प्रसिद्ध हैं। तो किसने लिखी थी वो तीसरी कसम की पटकथा? फणीश्वर नाथ रेणु ने। नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। जन्म कब हुआ? 4 मार्च सन 1921। कहाँ हुआ? ओहारी हिंगना, ग्राम अररिया, बिहार। भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली। रचना के विषय मैला आंचल, परती, परिकथा। अब अवधि या काल, काल कौन सा रहा है उनका, किस समय में लिखी उन्होंने? आंचलिक कथा साहित्य। मृत्यु हुई 11 अप्रैल सन 1977 को पटना में और जन्म हुआ 1921, मृत्यु 1977। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ बेटा? ओहारी हिंगना, बिहार में ही हुआ, आपके राज्य में ही हुआ, 1921 में हुआ और पटना में 1977 में मृत्यु हुई, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु जी। अब ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, पाठ का नाम क्या है? ठेस। ठेस का अर्थ क्या होता है? चुभन, दुख, दर्द। कहते हैं तुमने हमारे मन को बड़ी ठेस पहुंचाई। कोई कमेंट नहीं कर रहा है, आप लोगों ने मेरे मन को बहुत ठेस पहुंचाई। क्या
हाँ, ठेस का अर्थ होता है क्या? दुख पहुंचाया, दुख, या कांटे की तरह चुभ रही है कोई बात, कांटा कहेंगे क्या? कांटा क्या होगी? ठेस। क्या कहना चाहते हैं ठेस के माध्यम से? ध्यान से सुनिए। लोक मन के मर्मज्ञ कलाकार, लोक मन के मर्मज्ञ कलाकार, मर्मज्ञ मीन्स जो मन की बातों को जानते हैं, जो मन की बातों को समझते हैं। तो लोक मन के मर्मज्ञ कलाकार फणीश्वरनाथ रेणु की ठेस कहानी में, ये जो ठेस कहानी है, इसमें मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। किसका वर्णन है? इसमें है मिथिलांचल, लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है कि किस तरह की संस्कृति है, किस तरह के लोग रहते हैं, कैसा रहन सहन है, कौन कौन सी प्रचलित मतलब जो भी कार्य होते हैं वो कौन कौन से हैं। यह कहानी कलाकार के मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करती है। श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई और मनुष्यता की पक्षधरता को समझने में पाठ का योगदान महत्वपूर्ण है। आंचलिक कहानी की खूबसूरती, घटना एवं संवेदना की दृष्टि से भी कहानी उल्लेखनीय है। श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई और मनुष्यता की पक्षधरता को समझने में इस पाठ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि श्रम के प्रति हमारे मन में सभी के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। लेकिन अक्सर क्या होता है, काम या पद को देखकर सम्मान दिया जाता है। यदि कोई उच्च पद पर आसीन है, उसके सामने जी हुजूरी करते रहेंगे, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहेंगे। यदि कोई मतलब 4th ग्रेड जो कहते हैं कि 4th एम्प्लॉय होंगे, साफ सफाई करने वाले कर्मचारी होंगे, या फिर और भी कई कार्य होते हैं, तो उनको बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। क्यों? नहीं करना है ऐसा। हमें हर एक व्यक्ति के प्रति, उसके कार्य के प्रति, कर्म के प्रति सम्मान की भावना रखनी होगी। ठीक है? कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि जो उच्च पद पर आसीन है, जो ऊंचे पद पर बैठे हैं, उनके सामने तो हम हांजी हांजी करते रहें, और जो साफ सफाई करते हैं, जो प्यून्स होते हैं या दीदियां होती हैं, उनके लिए हम उपेक्षा भरी दृष्टि रखें या उनके सामने हम कैसा भी रवैया अपनाएं? कदापि नहीं बेटा। सबके साथ हमें शिष्टता का व्यवहार करना है, बहुत अच्छे से उनके साथ सद्व्यवहार अपनाना है। आंचलिक कहानी की खूबसूरती, घटना एवं संवेदना की दृष्टि से भी कहानी उल्लेखनीय है। इस कहानी में उन्होंने आंचलिक मतलब ग्रामीण संस्कृति की झलक, लोक संस्कृति की झलक, और साथ ही साथ वहां का जो जनजीवन है, कहां का? मिथिलांचल, उत्तर प्रदेश समझ लीजिए, यूपी साइड ही समझ लीजिए, यूपी बिहार साइड का ही, तो उस संस्कृति का, लोक संस्कृति का, वहां के जनजीवन का वर्णन किया है। और साथ ही साथ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, यह एक ऐसे व्यक्ति को केंद्र बिंदु लाकर इस पाठ की रचना कर दी, जिसका आधार संपूर्ण जीवन रहा है, और उसका नाम है सिरचन। सिरचन उसको कहते हैं या उसका नाम है, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है? तो अब बताइए, ठेस कहानी में क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं आंचलिक व्यवहार की बातें, हम पढ़ने वाले हैं मिथिलांचल की संस्कृति के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं श्रम की जो महत्ता समझते हैं उनके प्रति सम्मान की भावना के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं मनुष्यता के बीच में या जात पात की जो पक्षपात रहित भावना है उसके बारे में। इतना अच्छा हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि फणीश्वरनाथ रेणु जी जब भी रचनाएं करते हैं, उनकी जितनी भी रचनाएं हम उठाकर देख लें, उनकी रचनाओं में हमेशा समानता, सम्मान और सद्विचार मिलते ही हैं। खेती बाड़ी के समय, अब खेती बाड़ी कहाँ की जाती है? ग्रामीण एरियाज में या गांव के क्षेत्रों में। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। अब जब खेती बाड़ी का काम चलता है तो वो जो किसान रहते हैं वो तो बहुत हल जोत रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, बड़ी मतलब दिन रात अपना पसीना बहाकर काम करते जाते हैं,
ऐसे में किसानों के सामने जो सिरचन रहता है ना, छोटे मोटे इधर उधर के काम करता है, उसकी तो वो वैल्यू नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं वो भी कोई काम करता है, अरे कामचोर है कामचोर ये। क्योंकि जो अधिक परिश्रम करते हैं उनके सामने छोटे मोटे काम करने वाले की कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक उसी तरह से अब यहां पर वैल्यू नहीं रहती के पीछे मेहनत की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम छोटे काम किसी कैटेगराइज कर रहे हैं या श्रेणीबद्ध कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति 24 घंटे में से 18 घंटे बिल्कुल व्यस्त रहता है, वो भी फलदायी काम करने में, और उसी की पहचान में कोई दूसरा व्यक्ति है जो 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे व्यस्त रहता है, तो किसका आप मोल समझेंगे? और फ्रूटफुल भी नहीं है उसका काम। ठीक है, तो यही है कि किसान जब बहुत मेहनत करता है तो उसकी नजरों में सिरचन की कोई गिनती नहीं होती। लोग उसे क्या समझते हैं? बेकार, नहीं तो बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है। सिरचन को क्या होगा उसको बुलाकर, क्या करेगा वो? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। मतलब उसको बुलाओ सुबह, आता है दोपहर, या बुलाओ दोपहर को, आता है शाम को, इससे अच्छा उसे छोड़ ही दो, वो भला क्या काम करेगा। ये उसकी पहचान बन गई है गांव में सिरचन की। सिरचन एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो काम तो करता है लेकिन उस काम को अनदेखा कर देते हैं, या फिर अभी पता चल जाएगा आपको कि क्यों उसके साथ ऐसा किया जा रहा है। सब लोग क्या कहते हैं? क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई देगा। पग डंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे, मतलब आ रहे हैं अपने, कुछ लोग नहीं होते, कर लेंगे यार। हाँ, कबीरदास जी का एक दोहा याद आ गया, आपने अवश्य सुना होगा, आज करे सो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। ठीक है, काल करे सो आज करे, जो कल का काम है उसको भी आज करो, और जो आज का काम है वह भी करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। लेकिन कुछ आलसी लोग क्या कहते हैं? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अरे भैया इतनी जल्दी का पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। तो सिरचन का जो कार्य था वो ऐसा ही था, उसमें काम करने की कोई ज्यादा मतलब एक्साइटमेंट नहीं रहता था, उत्सुकता नहीं रहती थी। ठीक है, इसलिए लोग वाक कहते तो उसको बुलाकर क्या करेंगे, आएगा बड़े धीरे धीरे तौल ताल कर कदम रखता हुआ। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है, बुला लो उसको। सबका यही नजरिया है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जबकि उसकी मढ़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थीं। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। ना केवल उसको पूछते थे बल्कि उसकी खुशामद भी करते थे। अब जैसे मढ़ैया किसको कहेंगे? खेत के बीच में कुछ इस तरह से बना रहता है लकड़ियों का, ताकि उससे देखा भी जाए कि खेत में कोई पशु या जानवर तो नहीं चरने गया, तो वहां पर सिरचन बैठा रहता था। उस समय उसका बड़ा बूझ होती थी, लेकिन आज तो उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो, कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। अब बड़े भैया का पैगाम आया है कि सिरचन ही ये जोड़ा बनाकर भेजेगा। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती है, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। अब लेखक यहाँ स्वयं को शामिल करते हुए कहते हैं कि जब भी मेरी माँ कहती है जरा सिरचन को बुलाना, तो मैं उससे कहता हूँ कि भोग क्या क्या लगेगा, क्या लेगा वो, क्योंकि ऐसे तो आने वाला नहीं है वो काम के लिए। यदि उसको बुलाया है तो वो मुंह मांगी चीजें लेता है, वस्तु लेता है, साथ ही साथ कुछ पैसे भी। तो माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात कभी नहीं उठाता। ये भी अच्छी बात है। ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मैंने सामने ही बेपानी कर दिया था। सिरचन ने तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो
हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती है, तुम्हारी भाभी ने कहाँ सीखा, ये बात कह दी। फिर देखिए उसका क्या रहा। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन आओ। आज नैनू हाथ से मथ रही हूं। नैनू समझते हो, बड़ी सी मथनी में, मतलब बड़ा सा एक उसमें मही रखा है, और मही को जैसे यशोदा मैया को मही भाते देखा है ना, यहाँ से हाथ से रस्सी से ऐसे खींच खींच कर मही को मथते हैं, मट्ठा को। उसी तरह से जब ये पूरा बिल्कुल हिल जाता है और उसको उसमें से छाछ और घी अलग निकाला जाता है, तो घी आग पर तपाकर शुद्ध घी में परिवर्तित होता है, और घी से पहले उसको कहते हैं नैनू। नैनू, ठीक है। जब नैनू को आग मतलब कढ़ाई में रखकर गर्म किया जाता है, फिर जाकर वो शुद्ध घी बनता है। तो अब वो कहती हैं, आज नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की डाढ़ी अर्थात खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। बिल्कुल सही कहा है कि जब घी बनाया जाता है बड़ी सी कढ़ाई में चूल्हे पर, तो घी तपते तपते फिर घी बिल्कुल बहुत छना हुआ सा निकल आता है। उसके बाद जो खुरचन बचती है, जैसे कभी आपने खाया है घर में, जैसे हलवा बना हो और बहुत अच्छा लगता है कि भाई मुझे लास्ट वाला हलवा देना जो कड़क कड़क रहेगा, खुरचन। तो उसको याद है कि जो सिरचन था वो इस तरह से बहुत खाता था, तो कहा कि भाई आज मैंने घी बनाया तो सोचा कि तुम्हारी याद आ गई, तुम्हें बहुत पसंद है। हाँ, और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता। पनियाई मतलब पानी आ गया था उसके मुंह में कि अरे वाह, आज तो उसे घी वाली खुरचन खाने को मिलेगी। जैसे इमली का नाम सुनते मजा आ जाता है। इमली पेड़ से पकी पकी, आओ आओ, खट्टी खट्टी इमली खाओ, फिर तो मजा ही आ जाता है। घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूं भाभी, नहीं तो इस शादी विवाह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी नहीं मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है, एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता है, ठीक है। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। इतने में यदि कोई उससे डिस्टर्ब कर दे तब तो वो बड़ा खींच जाता है, चिढ़ जाता है। तन्मयता के साथ पूरी, जब कोई काम हम करते हैं ना, कि किसी भी कार्य को जब हम पूरा करते हैं तो उसमें हमारी पूरी लगन चाहिए, पूरा समर्पण भाव चाहिए। कहते हैं ना बेटा कि काम तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ काम करते हैं और कुछ लोग काम को बहुत अच्छे से पूरा करते हैं। तो जो बहुत अच्छे से पूरा करते हैं उन्हीं का काम बहुत अच्छा भी होता है। तो इसी तरह से सिरचन भी पूरी तन्मयता में अपना काम करता है, और उसकी तन्मयता में जरा सी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुमकार उठता। कोई भी यदि कार्य करते समय उसको डिस्टर्ब करता है तो वो बड़ा चिढ़ जाता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं, कह देता है। अब इतना तो सबको मानना पड़ता है कि सिरचन का काम तो भैया नंबर 1 है। वो ऐसे ही नहीं काम करता है, बिना मजदूरी के पेट भर भात भर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई ना मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। उसने यही कि भाई उसका मान सम्मान सब कुछ बना रहे, सबसे उसका जो व्यवहार था वो बड़ा अच्छा था, लेकिन यदि उसके काम पर कोई उंगली उठाएगा तो वो उससे सहन नहीं होता, क्योंकि काम वो हमेशा अच्छा करता है, ठीक है। इसलिए यहां पर लिखा है कि बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। कोई मजदूरी नहीं, बस पेट भर भात खिला दो, भोजन करा दो और वो काम कर देगा। दूध में कोई मिठाई ना मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह बर्दाश्त नहीं करता। कोई उसके काम को बुरा कहे या उस पर लांछन लगाए कि क्या काम किया है, ऐसे काम करते हैं, फिर तो मानो वो भड़क जाता है। फिर उससे कोई काम करवा के देख लो, आप कैसे काम करते हो। यदि आपसे अपनी मम्मी या आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, भाई 8th क्लास में आ गए हो आप, तो बताओ जरा क्या लगता है आपको कि कब आपको चिढ़ आती है, जब मम्मी कुछ काम करवाती हैं तब, या डैडी या पापा जब आपसे कोई काम के लिए कहते तब चिढ़ाती है, या अपने आप करते हो, बताओ जरा।
मैं सुनना चाहती हूँ, क्या सिरचन की तरह आपको भी अपने काम में यदि पूरी तरह से लगन होकर कर रहे हैं और कोई डिस्टर्ब कर दे, छोटे भाई बहन कभी डिस्टर्ब करने लगते हैं, हमें परेशान करने लगते हैं, कभी कॉपी छीन रहे हैं, कभी पेन, फिर वहां से आवाज आती है बेटा दे दो ना थोड़ी देर के लिए, वो रो रहा है या ऐसा कुछ, हम कहते हैं नहीं हमें अपना काम करने दो, हम दूसरी जगह जाकर बैठने लगते हैं, अपना होमवर्क करने लगते हैं। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? बताना। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। सबका क्या मानना है कि सिरचन चटोर है, खाने में उसे बड़ा मजा आता है। यदि उसको बुलाना है तो खूब अच्छी तेल मसाले वाली सब्जी बना दो, तरकारी सब्जी, ठीक है, तेल मसाले वाली सब्जी बना दो, दही की कढ़ी बना दो, मलाई वाला दूध, सबका प्रबंध कर लो, फिर देखो सिरचन कैसे दौड़ा हुआ आएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। यदि खाने पीने में जरा सी कंजूसी की तो उसका काम भी अच्छा नहीं करेगा, वो अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। ये सब उसके बारे में जानते थे, ठीक है, तो ये उन्होंने कहा है। आज तो अब अधक पाली दर्द से माथा टनटना रहा है। क्यों? थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। यदि उसका काम रुक गया और किसी ने ब्रेक लगा दिया, फिर तो समझिए सिरचन से काम कराना बहुत टेढ़ी खीर है। फिर वो काम गया काम से, उससे फिर कोई काम नहीं करा सकता। यदि उसके काम में किसी ने बाधा डाली, विघ्न डाला, तब तो वो समझ लीजिए कि वो अब काम नहीं होगा। मोथी, घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छपरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। अब आ जाओ इधर और सुनो ध्यान से कि कुछ काम ऐसे रहते हैं, कुछ काम क्या, जो जिसमें कुशल होता है वो वही काम कर पाता है। चाहे वो जूते बनाने का काम हो, चाहे वो क्या पुल बनाने का काम। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। तो यहां पर कहने का तात्पर्य है कि सिरचन क्या क्या काम करता था। मोथी घास, पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस तीलियों की झिलमिलाती चिक। चिक समझते हो बेटा? जो पर्दा रहता है, अब नहीं रहता, पहले की लोग पर्दे की आड़ से देखती थीं। घर की जो स्त्रियां रहती थीं, बांस की चिक पड़ी रहती थी, एक रस्सी रहती थी, उसको खींचते थे, ऊपर चला जाता था। सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी या टोपी, सूखे पत्तों की, और इसी तरह के बहुत से काम थे जो केवल और केवल सिरचन ही कर पाता था। इसलिए वो अपने काम में किसी प्रकार की अड़चन नहीं चाहता था सिरचन, ठीक है। ये दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं, क्योंकि अब सब कुछ, कहते हैं ना कि मशीनों के आ जाने से कितने ही लोगों के हाथ कट गए हैं, मशीनों के आ जाने से कितने ही लोग बेरोजगार हो गए हैं, मशीनों के आ जाने से कितने ही लोग मानो अपने काम धंधों से बिल्कुल हाथ धो बैठे हैं। और बात तो यहां तक भी आ जाती है कि ऐसा लगता है मानो कि उनको 2 वक्त की रोटी तक के लाले पड़ गए हैं। ये भी हो रहा है। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम, जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। आपने सुना होगा वस्तु विनिमय, सुना है वस्तु विनिमय शब्द सुना है बच्चे? वस्तु विनिमय का अर्थ होता है वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तुओं
का आदान प्रदान, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। बेचना अलग बात है कि पैसे लेकर किसी वस्तु को देना, वो बेचना होता है, लेकिन वस्तु विनिमय अर्थात एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु को लेना। ठीक है, तो यहां पर यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। बेकाम का काम किसे समझते हैं लोग? जिसमें पैसे देने की जरूरत नहीं हो। क्यों? क्योंकि आजकल तो भैया बाप बड़ा ना भैया रे भैया, सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल पैसा ही सब कुछ है। बिल्कुल हम मानते हैं कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन ये हमारी भूल है यदि हम ये समझ लें कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा खुशी नहीं दे सकता, पैसा दर्द नहीं ले सकता, पैसा चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला सकता। दवा खरीद सकते हैं पैसे से, लेकिन जीवन नहीं खरीद सकते। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि पैसा ही सब कुछ है। हाँ, हम ये मानते हैं कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है बेटा कि जो वस्तुएं यदि पैसे से नहीं मिलती हैं, मतलब वो ऐसी ही हैं, बेकाम का काम। यदि कोई वस्तुओं के आदान प्रदान से अपनी वस्तुओं को दे रहा है या अपना काम कर रहा है, जैसे सिरचन है, वो कोई पैसा नहीं लेता था तो उसको सब बेकार समझते थे। जो लोग पैसे देकर काम करते हैं उनको काम वाला समझते हैं। वो क्या करेगा, सब उसको क्या समझते हैं? चटोरा, कि अच्छी से तली हुई सब्जी दे दो, घी तेल मसाला ऐसा भोजन बना दो, फिर देखो सिरचन काम कैसे करेगा। जरा सी तेल में कमी कि वहां उसके काम में कमी दिख जाएगी। सब लोग उसको इस तरह से मानते थे। ये भूल जाते हैं हम कि जो जिस काम को करता है वो सी के माध्यम से कार्य पूरा किया जा सकता है। इसलिए किसी के काम को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है, किसी के भी काम को कभी छोटा नहीं समझना है। ठीक है, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। ये माना जाता है कि जो यदि पैसे लेकर काम नहीं करते तो उनके काम को कोई काम ही नहीं समझता है, उनका कोई मोल ही नहीं समझता और सब उनको बेकार समझते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे का मोल समझते हैं। वो कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारीगर है। कारीगर मतलब यहां पर क्या है? चतुर। ठीक है, चतुर, होशियार भी कह सकते हैं। तो वो सिर्फ काम में ही चतुर नहीं है, काम का ही कारीगर नहीं है। कारीगर मतलब स्किल्ड। कारीगर किसको कहते हैं? स्किलफुल जो रहते हैं। तो ना केवल वो काम का ही कारीगर है बल्कि बातों का भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू, महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी। ठहरो, मैं मां से जाकर कहती हूं, इतनी बड़ी बात? बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है। नहीं तो दो दो पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खंसारी का सत्तू खिलवाकर कोई करवाए भला? जो छोटा, जैसे हमने ये भी देखा है बेटा कि जो सड़कों पर बुजुर्ग से व्यक्ति बैठे रहते हैं, बहुत गरीब व्यक्ति बैठे रहते हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई भाजी बेच रहा है, कोई बलून या गुब्बारे बेच रहा है, तो उससे मोल भाव करेंगे हम। बड़े बड़े मॉल्स में जाकर, बड़े बड़ी शॉप्स या दुकानों पर जाकर कोई मोल भाव नहीं करता। क्यों? वहां लिखा है फिक्स रेट, लेना है लीजिए, नहीं लेना है जाइए। लेकिन नहीं, वहीं जाएंगे, पैसे यूं फेंक कर आ जाएंगे। और मोल भाव किससे करेंगे? जिनको वास्तव में पैसों की जरूरत है, उनसे मोल भाव करते हैं। ये व्यक्ति की मानसिकता हो गई है कि जो वास्तव में जिनको पैसों की जरूरत है उनको पैसे देने से खुद कंजूसी करते हैं, और जहां अंबार लगा हुआ है वहां पैसे देकर आ जाते हैं। ये क्या है? तभी तो उसने कहा कि बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है। नहीं तो दो दो पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खंसारी का सत्तू खिलाकर कौन करवाए। जितने बड़े लोग उतनी बड़ी उनकी बातें और उतनी ही बड़ी कंजूसी भी। छोटे लोग या जो उतने धनी वर्ग के नहीं रहते हैं वो कम से कम मुझे उतना तो दे ही देते हैं जितना मैंने मेहनत की, लेकिन जितने बड़े घर में मैं जाता हूं उतना ही मुझे कम मिलता है। क्या किया? बातें अधिक मिलती हैं, मुझे उसका मेहनताना कम मिलता है।
उसने साफ साफ जवाब दे दिया मुस्कुराकर, ठीक है, यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ये भला कौन करेगा, सिर्फ सत्तू खिलाकर काम, ये सिर्फ तुम्हारी माँ ही कर सकती है बिटिया, और तो किसी में इतनी शक्ति या दम नहीं है। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है, मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आवे, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएंगी मानू तो। ओहो, भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस? इसलिए 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था मां ने। देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, कह दिया कि हाँ सिरचन अच्छे से काम करना, इस बार तुझे नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। सिरचन से ये कहा गया। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। अब देखो, पान जैसी पतली, पान कितना पतला रहता है उसी तरह से उसने बांस की पतली पतली तीलियां बनाई, ठीक, छुरी से, बिल्कुल छोटी सी छुरी रहती है इस तरह की, मान लीजिए इस तरह की छुरी, उससे खुरच 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 के बहुत पतली पतली तीलियों से उसने अपना काम शुरू कर दिया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठ गया। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी। थोड़ी सी बुनाई, जैसे देखो मैं बता देती हूँ, मान लीजिए कुछ, ये तो मोटे ही मोटे हैं, ठीक, कुछ इस तरह के बिल्कुल पतली पतली तीलियों से जब चिक बनाया जाता है बुन बुन कर, ठीक है, बुन बुन कर बनाया जाता है, और एक मोटा सा इसमें धागा भी पिरोया जाता है, तो कुछ इस तरह के बात की जा रही है, ठीक है। तो अब वो बनाता जा रहा, लोग देखकर ही समझ गए कि इस बार तो कुछ नया डिजाइन बनने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। मंजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। अब मंजली भाभी, अब वो थी बड़ी भाभी, ये चिक बनवा रही थी। अब मंजली भाभी कहती हैं कि अरे मुझे क्या पता भाई सिरचन भैया इतनी अच्छी चिक बनाने वाले हैं, नहीं तो मैं भी पहले ही मोहर छाप वाली धोती दे देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई, बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। ओ, मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है, बस इसलिए मैं जुटा हूं अपनी कारीगरी दिखाने। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती हो बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगी या लड्डू, बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। ओ देखो, फिर यहां पर व्यंग कसा जा रहा है, सिरचन के साथ यह कहा जा रहा है कि वो खाने के लालच में भी बना रहा है। अभी भी यही कहा गया है उससे, सोच लो आप। अब सोचो क्या कहने लगे बेचारे को, चटोरा साबित करने के लिए कि विदाई के समय जो रोज मिठाई खाने को मिलेगी इसलिए ये इतने अच्छे से काम कर रहा है। दूसरे दिन चिक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के 7 भैया तारा। सिरचन जब काम में मग्न रहता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल जाती है होंठ पर। अपने काम में मग्न सिरचन को खाने पीने की सुधि नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली, चिवरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया कि सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आईं। दौड़कर मां के पास गया, मां आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है, सिर्फ चिवरा और गुड़, इतना उन्होंने पूछा। मां रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेले कहां कहां क्या क्या देखूं, अरे मंजली सिरचन को बुंदिया क्यों नहीं देती, ऐसे उसने कहा। अब मंजली जो बहुरिया थी, जो कह रही थी ना कि मुझे भी इस तरह की चिक बना देते, तो उन्होंने कहा कि बुंदिया क्यों नहीं देती।
बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा रहा। छूता, उसने गुड़ को छुआ भी नहीं। अछूता मतलब जो छुआ नहीं, ठीक है, जिसको छुआ नहीं। मां की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। अब क्यों? क्योंकि जो मंजली भाभी थी वो तो उससे मानो चिढ़ गई थी, क्योंकि उसने कहा था कि आप मुझे यदि रेशमी कुर्ता भी देंगी तब भी इतना अच्छा नहीं बनाऊंगा, तो वो उससे चिढ़ गई थी। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहू रानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हैं क्या? ओ वाह, देखो उसने भी व्यंग करने में कसर नहीं छोड़ी। जैसे ही वो बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई थी तो सिरचन ने भी कह दिया, मंजली बहू रानी, क्या आपके मायके से जो मिठाई आती है उसको भी ऐसे ही खुले हाथों दे देती हो क्या किसी को, या सबको ऐसे ही बांटती हो क्या सबको? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी कि ये कौन होता है मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करने वाला। चाची ने मां के पास जाकर कहा, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा ही होता है, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी की नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह। मंजली भाभी मां की दुलारी बहू है। मां तमक कर बाहर आई, सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। इस तरह से बात करने का तरीका तुम्हें कहां से सीखा? तुमने ऐसे क्यों बहू रानी से बात की? और उसको भला बुरा कहने लगी। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो, उनसे क्यों कह रहे हो? सिरचन का मुंह लाल हो गया। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालता रहा और अपना काम करने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से एक पान का बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली, इधर उधर देखकर सिरचन, दादा काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर ध्यान मत देना, कौन क्या कह रहा है उनकी बातों का बुरा मत मानना, ठीक है। तो मानू ने ये बातें उसके पास जाकर कही। वो पान लेकर जा रही थी तो उसने कहा कि 10 लोग कहते ना भाई, 100 लोग 100 मुंह 100 बातें, किसकी बातों पर हम ध्यान देंगे? तो हमें इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देना है, आप तो अपना काम करो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। अवाक रह जाना मतलब एकदम ऐसा नहीं कि ओ निशब्द, स्पीचलेस जिसको कहते हैं, निशब्द भी कह सकते हैं कि कुछ ना बोल सके। सिरचन ने चाची को अपने ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गम कौआ जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। सिरचन भी मजे ले रहे थे और साथ ही साथ जैसे ही उसने देखा कि चाची बड़ा मतलब अजीब सा चेहरा, अजीब से भाव भंगिमा से सिरचन को देख रहे कि ये तो पान खा रहा है, तो उनके हाव भाव बदलने के लिए सिरचन ने उन्हीं से मांग लिया कि जरा अपने उसमें से जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हो गए आपका जर्दा नहीं खाया। सिरचन ने ये कह दिया। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। जली भुनी रहना मतलब चिड़ी चिड़ी सी रहना, किसी के मन में जलन होती है ना, उस तरह की जली भुनी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। अब देखो चाची ने क्या किया। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमगहुआ जर्दा खाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? काम करो काम, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। फिर से उसको चटोर कह दिया, जबकि वो अपने काम में पूरी तरह से मग्न था, पूरी तरह से लीन था। किसी ने कुछ सुनाया, किसी ने कुछ सुनाया और सब सुनाते ही जा रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं लोग कि जो कार्य करते हैं, जैसे बहुत सारे, अब जैसे सिरचन है वो चिक बनाने का काम कर रहा है, कोई कारीगर आते हैं या जो मिस्त्री रहते हैं, है ना, लोहार रहते हैं, उनको क्यों उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं लोग? काम तो काम होता है भाई, कर्म तो कर्म होता है। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए मानो। अब उस ये जो बातें हैं ना, वो सीधे उसको, उसके कलेजे को जैसे छलनी करने लगी। कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े थूक आया। अपनी छुरी
हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखा। टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। अधूरी चिक थी, अभी चिक पूरी नहीं बनी थी, ठीक है। जिस तरह से वो बारीकी से बिल्कुल फंदे में फंदा डालता हुआ चिक बना रहा था, बहुत बारीकी से और इतनी बहुत सुंदर तरीके से चिक बना रहा था, लेकिन लोग आते और तरह तरह की बातें उसको सुनाकर जाते। अब उससे नहीं रहा गया। उसने उठाई अपनी छुरी, छुरी तो होती है ना छुरी, इस तरह से उठाया अपना हंसिया, हंसिया इस तरह का रहता है, और चल पड़ा। अब उसके दिल पर बात आ गई। नाम देखो पाठ का है ठेस। ठेस लग गई उसके मन को, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंची, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखा। टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह, अब अधूरी चिक है, पूरी नहीं हुई है, और हनहनाता हुआ, हनन तो मतलब तेज रूप से वो आंगन से बाहर निकल गया। क्या हुआ अब? चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी, कोई मुफ्त में तो काम नहीं कराता। मुझे समझ में ये नहीं आता कि लोगों को चुप रहते नहीं बनता क्या? दूसरों को यदि कोई काम कर रहा है तो उसको क्यों उसको इस तरह से डिस्टर्ब करना? लेकिन नहीं, आदत है। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुंह झोंसे के ना मुंह में लगाम है ना आंख में शील। फिर से उसको बुरा भला कहने लगी। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिके मिलेंगी। मातर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी मारी फिरती हैं चिक बेचते हुए। अनोखा यही नहीं है जो चिक बनाएगा, और तरह तरह से उसको सुनाने लगी। ना तो क्या कह रही है कि अरे बाप रे बाप, ना तो इसके मुंह में लगाम है ना ही आंखों में शील, मतलब ना ही कोई आंखों में शर्म ही है कि जा रहा है या बड़ों से किस तरह बात करनी चाहिए। कई लोग आती हैं गट्ठर गट्ठर ढोती हैं या बेचती फिरती हैं, खरीद लेंगे, कौन सा यही अनोखा है जो बनाता है? अब मानू नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। मां बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानू को याद आई, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पार्टी दी थी मां ने। ससुराल वालों ने ना जाने कितनी बार खोलकर दिखाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पार्टी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। वो अपने घर पर जा चुका था और यही सोच रहा है, क्या हम जो छोटे या आर्थिक जो तंगी वाले लोग हैं या कम कमाने वाले लोगों का क्या कोई सम्मान नहीं होता? क्या जिसको जो समझ में आता है, जिसके जो मुंह में आता है वो बोलता रहता है? क्या हमारा कोई स्वाभिमान नहीं? मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूं, अब नहीं। क्या कहना चाहता है? अब नहीं आऊंगा आपके घर में। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरे घर वाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता? यह शीतल पार्टी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पार्टी को छू कर कहता हूं, अब यह काम नहीं करूंगा। उसके दिल को बहुत बुरी तरह से ठेस पहुंची, ठीक है, उसके हृदय को ठेस पहुंची, इसलिए पाठ का नाम ही ठेस है। इस शीतल पार्टी को छूकर कहता हूं, अब ये काम कभी नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता। क्यों मानू? मतलब देखो ये भी तो ठीक है ना, अधूरी है, इसको मैंने पूरा कर दिया। झालर लगाना मतलब इस तरह जैसे फ्रिल होती है ना, फ्रिल टाइप में, इस तरह से वो उसमें झालर लगाने लगी और कहा कि चलो ये भी तो ठीक है। जबकि सिरचन ने अब कान पकड़ लिए और पूरी तरह से कह दिया कि अब मैं ये कभी काम ही नहीं करूंगा, क्योंकि उसके दिल को ठेस लगी। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नजर ना लग जाए इसमें भी, बोल दिया उसने। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर
लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी भी हुआ, कामचोर चटोर। लेकिन उसे यह भी याद आ गया लेखक को कि क्यों वो भागा। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्यों आया सिरचन? देखते हैं क्या है। मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा, क्या है, क्या हुआ, क्यों आए हो यहां पर? सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता हुआ आया हूं, दरवाजा तो खोलिए। मानू दीदी कहां है, एक बार देखूं। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी और वो ऐसे जैसे बस भावुक हो गई, उसकी आंखें नम हो गईं। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, हकलाते मतलब वो भी भावुक था और भाग कर आया था तो थक भी गया था। यह मेरी ओर से है। वो क्या लाया है? मानू के लिए चिक। सब चीज है दीदी, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश्की। और गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी, लेकिन सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। नहीं दीदी, मैं ये नहीं ले सकता। उसकी भावना, उसका हृदय, उसकी समर्पण भावना सब कुछ जैसे स्पष्ट हो गई। और तब जाकर लेखक को भी और मानू दीदी को भी समझ में आया कि क्या है सिरचन। लोग उसे चटोर कहते हैं, बेगार कहते हैं, बेकार कहते हैं, लेकिन जब किसी के दिल को चोट पहुंचती है ना, जब किसी के दिल को ठेस लगती है, तो वो फिर आजीवन रहती है। ठीक है, कहते हैं ना, घाव यदि गोली का हो तो वो भी भर जाता है, लेकिन यदि बोली का घाव है तो वो कभी नहीं भरता। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। सच, सिरचन ने अपनी हुनर, अपनी कलाकारी और अपनी संवेदना भी, जैसे उस सब जो शीतल पाटी और चिक लेकर आया था ना, बहुत अच्छे से उसने मानू दीदी को भेंट कर दी। सब कुछ देखते ही रह गए और वो सभी मानो रोने ही लगे। अब देखते हैं हम शब्दार्थ। पतीली, तांबे, पीतल आदि का ऊंचे किनारे वाला गोलाकार बर्तन। पनियाती, ललचाई, झाल, कटुता या कड़वा। चिक, बांस की तीलियों से बना हुआ झीना पर्दा। झीना पर्दा जिसके आर पार भी दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा। नैनू मतलब मक्खन। शीतल पाटी, चिकनी और पतली चटाई। आशा करती हूं आपने ठेस जो चैप्टर है या पाठ है उसको बहुत अच्छे से सुना, समझा और यह भी समझ में आया होगा कि हमें किसी के दिल को दुखाने वाली बात कभी भी नहीं कहना है। तभी तो कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग की, पहले तौलो फिर बोलो, क्योंकि भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। बस दो मीठे बोल कहो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।